हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में ही सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की अध्याय 7, जिस अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस अध्याय से लगभग 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, आप उससे घबराइए नहीं। मैं इतना सरल तरीकों से आपका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए होंगे तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख सके। दोस्तों, अगर आपका मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति है क्या, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्याय को समझाना शुरू करता हूँ। तो जैसा कि आपने कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों का एक युग्म की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी पॉइंट है, ठीक है, मान के चलिए ये हमारा पॉइंट है, इसको हम निर्धारित करने के लिए कि इसकी स्थिति क्या है, इसके लिए हमें दो अक्षों की ज़रूरत होती है। तो दो अक्ष हम ले लेते हैं, कौन कौन सा, तो एक x और एक y। आप तो कक्षा 9वीं में ये सारी बातें को पढ़ चुके हैं। इसे हम y अक्ष बोलते हैं। ऊपर पॉजिटिव जाता है मतलब धनात्मक जाता है, इसीलिए उसको y से निरूपित करते हैं, और जो हमारा ऋणात्मक की ओर आता है उसको y डैश से निरूपित करते हैं। इधर धनात्मक की ओर जाता है उसे हम x पॉजिटिव मतलब सिर्फ x से डिनोट करते हैं, और जिधर x अक्ष की ऋणात्मक की ओर हम जो संख्या आती है उसे हम x डैश से निरूपित करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए या किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। तो देखिए, एक अक्ष ले लिए, एक अक्ष के युग्म ले लिए। अब इसमें देखिए जो हमारा ऊर्ध्वाधर है, क्या है, जो हमारा ऊर्ध्वाधर है मतलब जो y की ओर गया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, y अक्ष। क्या बोलते हैं, y अक्ष। और जो हमारा क्षैतिज की ओर गई हुई रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, x अक्ष। क्या बोलते हैं, x अक्ष। और जिस पॉइंट में, जिस बिंदु में दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे हमेशा जीरो से डिनोट किया जाता है या जीरो से निरूपित किया जाता है। क्यों निरूपित किया जाता है, देखिए यहाँ से जितना भी इधर लिखिएगा तो 1 2 से लेके इधर धनात्मक की और इधर ऋणात्मक की ओर, तो दोनों के बीच का जो होता है तो यहाँ आप जीरो, देखिए आप जैसे पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं तो यही अक्षों के अनुसार उसमें आप दर्शाते हैं कि इधर जाता है तो धनात्मक, इधर आता है ऋणात्मक और बीच में जीरो रहता है। बस इसी चलते जो इस पॉइंट को हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को किससे निरूपित करते हैं, तो उसे हम जीरो से निरूपित करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो दोनों अक्ष हैं, दोनों अक्ष जो हैं सो इस तल को कितने भागों में बांट देते हैं, तो 4 भाग में। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो ये जो भाग है तो वो भाग को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। चलिए आपको एक नया सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। तो देखिए आपके दोनों अक्ष जो हैं वो तल को कितने भागों में बांट दिए, तो 4 भाग में, 1 2 3 4। और ये जो भाग होता है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखिए आपको यहाँ कितने भाग नजर आया, 1 2 3 4। तो ये जो पहला होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश। उसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड चतुर्थांश। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ
चतुर्थांश, इसे तृतीय चतुर्थांश, इसे द्वितीय चतुर्थांश, इसे प्रथम चतुर्थांश। यहाँ पे जो देखिए इधर कौन सा जाएगा, तो यहाँ धनात्मक संख्या जाएगा, और इधर भी देखिए इधर भी आपका धनात्मक संख्या जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आप यहाँ दर्शाइएगा, जो भी बिंदु की आप यहाँ स्थिति को बताइएगा, मान के चलिए यहाँ कोई स्थिति है, और आप चलिए यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, इधर से 1 2 3 4, मान के चलिए यहाँ 2 और यहाँ 4, 2 और 4 पर है, तो आप इस बिंदु का स्थिति क्या बताएंगे, तो 2 और 4। तो यहाँ जो आप यहाँ पॉइंट या आप जो बिंदु को यहाँ दर्शाएंगे, तो यहाँ जो भी संख्या से निरूपित करेंगे वो दोनों में आपका धनात्मक होगा। इस प्रथम चतुर्थांश में आपका साइन क्या होता है, तो प्लस और प्लस। जब सेकेंड चतुर्थांश में आइएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसमें आता है माइनस और प्लस। इसमें जब तृतीय चतुर्थांश में आइएगा, तो इसमें माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में आइएगा, तो इसमें प्लस और माइनस से निरूपित किया जाता है। देखिए आपको तो पता होगा कि जब भी कोई भी पॉइंट को या कोई भी बिंदु को मतलब कि जब उसकी स्थिति को बताते हैं, देखिए मान के चलिए आप यहाँ पे स्थिति को बता रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है इस बिंदु का, तो आप यहाँ से मान के चलिए इधर कितना आ जाता है, मान के चलिए इधर 4 में आ जाता है, ठीक है, इधर से 4 में आता है -4, और इधर में आता है -4। तो आप सबसे पहले किसको लिखते हैं, तो सबसे पहले आपका जो x अक्ष की जो संख्या होगा, मान के चलिए इधर कितना में आया होगा, मान के चलिए इधर 4 में आया होगा, तो सबसे पहले y का ना लिख करके पहले हम x का लिखेंगे। मान के चलिए यहाँ -4 आया है, तो यहाँ सबसे पहले -4 लिखेंगे, तब कोमा देंगे, उसके बाद देखेंगे कि y अक्ष में कितना पर में वो प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ मान के चलिए कितना में जाएगा, तो मान के चलिए इधर 6 में आके यहाँ इसका पॉइंट को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -6। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्यों लिखे, यह हमारा तृतीय चतुर्थांश, और देखिए इधर धनात्मक, इधर कितना आता है ऋणात्मक, इधर धनात्मक तो इधर ऋणात्मक, तो यहाँ भी ऋणात्मक, यहाँ भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ऋणात्मक के बीच में दोनों का साइन क्या होता है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक होता है। यहाँ x की ओर कौन सा है, तो ऋणात्मक, और y की तरफ कौन सा है, तो ऋणात्मक। इसीलिए यहाँ जो हम चतुर्थांश को, तृतीय चतुर्थांश को दर्शाएंगे वो किससे, तो माइनस माइनस से। और आप तो 9वां क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम किसी पॉइंट का या किसी बिंदु का स्थिति को जब भी हम दर्शाते हैं, तो सबसे पहले x अक्ष की संख्या को, उसके बाद y अक्ष की संख्या को दर्शाते हैं। अब ये जो x अक्ष का है, वो x अक्ष को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और जो हमारा y अक्ष होता है, इस y अक्ष को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि जो x अक्ष होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, और जो हमारा y अक्ष का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आपने तो 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु को हम निरूपित करते हैं या दर्शाते हैं उसकी स्थिति को, मान के चलिए ये हमारा x अक्ष है, और यहाँ पे अगर इस बिंदु की हम स्थिति को बताना चाहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो x, 0 बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए y का कितना में जा रहा है, तो यहाँ 0 से ही जा रहा है, तो y की दूरी कितना है, तो 0 है। और यहाँ से x की दूरी कितना है, तो यहाँ मान के चलिए जो भी पॉइंट होगा, तो यहाँ मान लिए x, तो यहाँ से दूरी कितना है x, और यहाँ से y की ओर तक दूरी कहीं गया नहीं, वो तो पूरा मूल बिंदु के ही सीधा में है, तो मूल बिंदु हमेशा 0 रहता है, इसीलिए यहाँ से y अक्ष की दूरी हमारा कितना हो गया, 0। इसी तरह से मान के चलिए हम y अक्ष में कोई भी बिंदु को की स्थिति को हम बताते हैं, तो यहाँ हम क्या बताएंगे, तो 0, y। क्योंकि देखिए यहाँ से y अक्ष की दूरी कितना है, तो y मान लिए हम यहाँ y की दूरी है। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई भी मूल बिंदु को हम जब भी
सॉरी, जब भी हम कोई भी बिंदु को दर्शाते हैं तो सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, तो एक्स अक्ष में जितना दूरी रहता है उसको लिखते हैं। उसके बाद वाई अक्ष में जितना उसका डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ से जो मूल बिंदु है, यहाँ से हमारा एक्स अक्ष की ओर कितना दूरी गया है, तो वाई, तो हम यहाँ वाई लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमारे यहाँ पॉइंट दिखा है, तो यहाँ से देखिए कितना एक्स अक्ष की ओर दूरी गया है। तो आपका तो यहाँ बना, यहाँ जाता तो कुछ बन सकता था, लेकिन यही लाइन में आपका यहाँ बिंदु बन रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ आपका जीरो हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तो एक पॉइंट भी नहीं बढ़ा है, तो यहाँ आपका जीरो हो गया। तो इसीलिए यहाँ से जीरो हो गया एक्स अक्ष की दूरी, इसीलिए यहाँ 0, y से दर्शाएं। आप उम्मीद करते हैं कि आप ये सारी चीज़ों को 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब इस तरह से चारों चतुर्थांश और दोनों जो हमारा अक्ष है, ये सभी के सम्मिलित को हम क्या बोलते हैं, कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल के रूप में भी हम उसको बोलते हैं। अभी तक मैंने जितना कुछ बताया, ये सारी चीज़ें आपको 9th क्लास में ही पढ़ लेना चाहिए था। अगर आप पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से समझ लीजिए। अब हम शुरू करते हैं कि इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका आपको हम इंट्रोडक्शन दिलवा देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या इससे हम सीखने वाले हैं इस अध्याय में। तो इस अध्याय में आप यह सीखेंगे कि दो बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हुए होंगे उनके बीच की दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे कि कोई भी बिंदु, पहले एक दो अक्ष में, मतलब कि आपको एक कार्तीय तल बनाकर दिखाता हूँ। अब मान के चलिए आपका यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। आप तो ये बिंदु को तो निरूपित कर लेते थे और इसका आप निर्देशांक तो लिख लेते थे। अब यहाँ क्या आपको पढ़ना है कि ये जो आपका बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या है। आप तो ये बिंदु से यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी के तो निकाल लेते थे, लेकिन आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप कैसे निकालेंगे, वो चीज़ों की आप अध्ययन करेंगे इसमें। और आप पढ़ेंगे कि तीन बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ एक बिंदु होगा, एक यहाँ बिंदु होगा, एक यहाँ बिंदु होगा। अब ये तीनों बिंदु से अगर मिला दे तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, वो भी निर्देशांक ज्यामिति के प्रयोग से। अब इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आप इस अध्याय में यह भी पढ़ेंगे कि मान के चलिए यहाँ से एक रेखाखंड गया है, कोई भी बिंदु से मान के चलिए यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। ये दोनों बिंदु को मिलाने से एक हमारा रेखाखंड तैयार हो गया। अब इस रेखाखंड के बीच में मान के चलिए एक और बिंदु आ गया। अब आपका यहाँ पे इसका निर्देशांक दे दिया रहेगा, मान के चलिए आपका यहाँ x दिया रहेगा और एक y दिया रहेगा इसका निर्देशांक। अब इसका क्या रहेगा, x1 और y1 इसका निर्देशांक रहेगा। आप कैसे फिर ये दोनों का आप कैसे आप जैसे कि आपको ये और इसका, ये दोनों का तो निर्देशांक पता है, आप कैसे इसके बीच वाला जो यहाँ बिंदु आया है इसका निर्देशांक आप किस तरह से निकालेंगे, आप कैसा प्रयोग करेंगे, ये सारी चीज़ों को बताया है इस अध्याय में। और मान के चलिए ये दोनों हमारा बिंदु से एक रेखाखंड गया है और यहाँ एक जो हमारा बिंदु है। अब देखिए यहाँ जो हमारा बिंदु आ गया बीच में, इसके कारण हमारा ये जो रेखाखंड है दो भाग में बट गया। अब इस दो भाग को किस अनुपात में बांटा गया है, कितना कितना दूरी में इसको बांटा गया है, अब उसको कैसे निकालेंगे, बस यही सब आपको इस अध्याय में पढ़ना है। इन सभी चीज़ों का जब हम परिकलन करेंगे, आकलन करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब वो फॉर्मूला क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे, आपको पूरा अच्छी तरह से डीपली आपको समझाते हुए आपको बताएंगे कि वो फॉर्मूला क्या है, उसका कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। बस आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लगातार देखने की कोशिश करें, न कि वीडियो स्किप करके दौड़ा के देखें। क्योंकि दोस्तों
अगर आप दौड़ा दौड़ा के वीडियो को देखेंगे तो कोई भी पॉइंट वैसा हो जिसे आप ना समझ सके और आपको आगे प्रॉब्लम होने लगे, इसलिए ऐसी गलती ना करें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको अब अभी जो मैं टॉपिक शुरू करूंगा वो हमारा दूरी सूत्र रहेगा। अब जो आपको सबसे पहले जो बताए थे कि दो पॉइंट रहेगा, जो दो दो बिंदु रहेगा, उसके बीच की दूरी आप कैसे परिकलन करेंगे उसकी अध्ययन अभी करेंगे। दूरी सूत्र यहाँ इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा। अब वो दूरी सूत्र है क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, आप कैसे यूज करेंगे, चलिए आप उसी को देखेंगे। अब देखिए दूरी सूत्र, अब इसमें आपको एक ग्राफ ले लिए हैं, उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान के चलिए एक बिंदु आपका y अक्ष में धनात्मक की ओर कितना में है, 4 में है एक बिंदु। अब इधर जो हमारा x अक्ष है, x अक्ष में हमारा कितना पर है, 3 पर एक बिंदु है। अब जो हमारा यहाँ y अक्ष में जो हमारा बिंदु है और x अक्ष में बिंदु है, उसके बीच की दूरी कितनी होगी। जैसे कि यहाँ अगर आपको बोला जाए कि यह बिंदु की दूरी आपका x अक्ष में कितना है, तो आप बताएंगे 1 2 3, 3 पर है तो x अक्ष पर x यह बिंदु की दूरी कितनी है, तो 3 है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इस बिंदु का y अक्ष से कितना दूरी है, तो यहाँ पे आपका 0 है, क्योंकि देखिए यहाँ ओरिजिन आपका यहाँ मूल बिंदु है। अब यहाँ से तो कोई ऊपर जाता तब फिर कुछ पॉइंट बढ़ सकता था, लेकिन आपका x अक्ष में ही वह बिंदु है, इसी चलते आपका वहाँ से दूरी कितना है, 0। तो यहाँ जो आपका निर्देशांक होगा कितना होगा, 3,0। अब देखिए यहाँ देखिए x की दूरी कितना है यहाँ इस बिंदु में, तो देखिए अगर ये पॉइंट इधर रहता या इधर रहता तब हम x का पॉइंट मतलब कि कुछ बता सकते थे, लेकिन देखिए यह तो y अक्ष में ही यह बिंदु बना हुआ है। तो यहाँ से देखिए इधर तो यहाँ कितना दूरी हो रहा है x अक्ष का, तो यहाँ 0 हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम x का दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ 0 होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जो बिंदु है वो x अक्ष से कितना दूरी है, तो यहाँ से देखिए कितना में है, 4 में, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब देखिए इसका निर्देशांक 0 4 हो गया और इसका निर्देशांक कितना हो गया, 3 0। अब इसके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो आपने बहुत पहले से ही एक प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं। अब वह प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, अब देखिए यहाँ में से सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये है जो हमारा उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब क्या बोलता है पाइथागोरस प्रमेय कि जो हमारा सबसे बड़ा भुजा होगा उसका स्क्वायर और किसके बराबर होगा, तो ये जो दोनों छोटा भुजा होगा ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब कि सबसे पहले हम इन पॉइंट का कुछ नाम दे देते हैं। मान के चलिए जो हमारे यहाँ बिंदु है इसको हम क्या मान लेते हैं, तो उसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। और जो ये हमारा बिंदु होगा इसको हम क्या मान लेते हैं, तो इसको हम बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी। और यहाँ तो आपको पता है कि ओरिजिन को किससे दर्शाया जाता है, तो ओ से दर्शाया जाता है। तो आप यहाँ देखिए ये जो भुजा है इसको क्या नाम हो गया, ए बी, और ये भुजा का क्या नाम हो गया, ओ बी, और ये भुजा का क्या हो गया, ओ ए या ए ओ। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि बड़ा भुजा का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए बी, तो यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर छोटा भुजा कौन होना है, सबसे पहले हम ओ ए लेते हैं, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस किसका, तो ओ बी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही बोलता है कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसका स्क्वायर किसके योग के बराबर होता है, तो दो जो छोटे छोटे भुजाएं बच जाते हैं उन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब इससे हम ये दोनों का बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है,
यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, तो 3 है। देखिए 1 2 3, 3 पर यहाँ बिंदु है तो यहाँ 3, तो ओ बी हमारा कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ओ ए का दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ 4 पर बिंदु बन रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब बीच में प्लस तो है ही। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, ए बी का स्क्वायर, मतलब जो हमारा उसका क्या है, जो हमारा ये दोनों पॉइंट है, जो हमारा ये दोनों बिंदु है, इन दोनों के बीच के दूरी निकालना है। तो यहाँ हम इसको हल करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या है ए बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर, अब ये दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आ जा रहा है, तो 25 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ सिर्फ अगर हमको कितना निकालना है, ए बी निकालना है ना, ए बी स्क्वायर तो नहीं निकालना है, तो ए बी की दूरी हमको निकालना है। तो ए बी, तो यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर उधर चल जाएगा तो क्या बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो रूट अंडर 25। तो अब जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। तो आपको यहाँ कितना आसानी से पता चल गया कि जो हमारा ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो हमारा यहाँ 5 है। 5 यूनिट जो भी होगा इसका इकाई, वो उतना दूरी में हमारा ये दोनों की दूरी है। तो इसी प्रकार आप कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। सबसे पहले हम एक कार्तीय तल बनाते हैं, ठीक है। लीजिए कार्तीय तल बना लिए। अब क्या करना है, मान के चलिए आपका 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अगर आपको बोला जाए और आपका ये जो दो बिंदुएं हैं इनका निर्देशांक आपको पता नहीं है, और आपको अगर बोला जाए कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, उसे हमें ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि जो हमारा यहाँ एक्स अक्ष है, लिख लेते हैं पहले, वाई अक्ष है। अब क्या करेंगे, जो ये मेरा बिंदु है इसको हम एक्स अक्ष से मिलाएंगे, ठीक है, एक्स अक्ष से मिलाएंगे। देखिए अगर आप इसको कोई भी पॉइंट होगा उसको अगर आप एक्स अक्ष से मिलाइएगा या फिर वाई अक्ष से मिलाइएगा, तो जिससे मिलाइएगा वहाँ से वो आपका हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, मतलब लंबवत होगा उस अक्ष के। तो देखिए यहाँ से मिलाए, यहाँ मतलब यह इसका लंबवत हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको भी यहाँ हम मिलाते हैं, ठीक है, उसको भी मिला दिए, मतलब ये पॉइंट भी है हमारा एक्स एक्सिस का लंबवत है, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ तक जितना दूरी होगा और वाई अक्ष तक जितना दूरी होगा तो उसे निकालेंगे, जितना भी होगा तो यहाँ उसका क्या हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा। उसी हिसाब से जितना दूरी इधर हमारा एक्स अक्ष में है और उतना दूरी अगर इसके सीधा में इधर हमारा जितना दूरी हमारा वाई अक्ष में होगा वही उसी का निर्देशांक हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ कुछ भी वैसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। आप यह जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, इसको अगर आप यहाँ से मिला देते हैं तो भी आपका यही हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर जितने भी आप रेखा खींचे, जो इसका मान होगा वही उसका भी मान होगा। तो मान के चलिए आप यहाँ से एक लाइन मिला लीजिए, ठीक है, एक लाइन मिला लेते हैं। उसके बाद आपको दूरी कहाँ से कहाँ मिलाना है, यहाँ से यहाँ आपका दूरी निकालना है, तो यहाँ इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको नामकरण कर देना चाहिए। आप तो जानते हैं कि जो भी ओरिजिन होता है, मतलब जो हमारा मूल बिंदु होता है, उसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, और इसको क्यू मान लेते हैं, और इसको एस मान लेते हैं, और ये जो हो जाएगा ये पॉइंट, इसको हम टी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे जो हमारा पी और क्यू जो बिंदु है उसका तो आपका निर्देशांक दिया नहीं है, तो अपने से मान लेते हैं कि जो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो होगा वो हमारा मान लेते हैं कितना होगा, x1, कितना होगा, x1 होगा यहाँ से दूरी। तो x1 जितना हमारा x अक्ष तक हमारा जो दूरी होता है वही इसका जो x जो
प्रथम जो हमारा होता है निर्देशांक वही वहाँ लिखाया जाता है। मान के चलिए यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा कितना है x1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x1। अब मान के चलिए यहाँ यहाँ जो प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम मान लेते हैं y1, ठीक है, क्या हो जाएगा y1। तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, वही निर्देशांक कहाँ से निकाला जाता है, तो जितना हमारा x एक्सिस के मतलब x अक्ष के तरफ जाता है और जितना हमारा y अक्ष के ओर जाता है, तो जितना उन दोनों के बीच की दूरी होता है वही तो उसका निर्देशांक होता है। उसी तरह से मान लीजिए कि O से लेके S तक की डिस्टेंस आपका जो हमारा कितना है दूरी, तो उसको हम मान लेते हैं x2। क्या मान लेते हैं, x2। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारा क्या है, x2, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ की दूरी मतलब कि जो ओरिजिन से लेके जो हमारा y अक्ष जहाँ से ये यहाँ से मिलाएंगे अगर इसको समांतर रेखाएं खींचकर, तो यहाँ हमारा कहीं भी तो कोई पॉइंट में प्रतिच्छेद तो करेगी, तो वहाँ तो कुछ तो मान होना चाहिए। तो उसको हम मान लिए कितना दूरी, तो उसको हम y2 मान लेते हैं, क्योंकि y1 तो हम पहले ही मान लिए हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम कितना मान लेते हैं, y2। तो यहाँ जो हमारा निर्देशांक होगा तो वो क्या होता है, एक्स मतलब कि एक्स अक्ष की ओर जितना दूरी जाता है और वाई अक्ष के जितना दूरी होता है वही तो उसका निर्देशांक होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो x2 है, तो यहाँ x2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, तो मान लिए हम y2, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा y2। अब आपके मन में एक दिमाग आना चाहिए, देखिए आपको यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। अब आपको क्या दो पॉइंट पता चल गया है, एक यहाँ का और एक यहाँ का, ठीक है। आप अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका भुजा का जो दूरी होगा उसे ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा उसे हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी ये दोनों का वर्ग का जोड़ करेंगे तो हमारा इसके दूरी के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका दूरी और इसका दूरी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए सबसे पहली बात कि आप यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप कितना माने थे, y1 माने थे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना माने थे, x1, ठीक है। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है, x2, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी y2। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा वही यहाँ से यहाँ होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं में वही तो एक खासियत होता है, जितना यहाँ पे डिस्टेंस होगा अगर उसी के पैरेलल है तो उसका भी मान उतना ही होगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, x2, और यहाँ के बीच की दूरी कितना है, x1। और आपको निकालना क्या है, इसके बीच की दूरी, यहाँ निकालेंगे वही आपका यहाँ निकलेगा, यहाँ जो मान होगा वही यहाँ होगा। तो करना क्या है, आप एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि यहाँ के दूरी मान लीजिए मान के 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आपका 2 सेंटीमीटर है। तो आप पता चल सकता है ना कि यहाँ से यहाँ के बीच दूरी कितना है। तो टोटल जब यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो यहाँ की दूरी निकल नहीं जाएगा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा आराम से। उसी हिसाब से यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, x2, और यहाँ से यहाँ के बीच की कितना है, तो x1। तो हम यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो बड़ा में से इसको घटा देंगे तो इतना का हमारा दूरी निकल जाएगा। तो हमें मालूम क्या है कि O से लेकर मतलब ओ आर कितना हम मान लिए, देखिए O से R के बीच की दूरी कितना मान लिए, x1, तो यहाँ x1 लिख लेते हैं। उसके बाद वो से लेके S की दूरी कितना है, तो x2, तो वो और S की दूरी कितना है, तो x2। अब हमें निकालना क्या है, R और S के बीच की दूरी। तो जब हम निकालेंगे R और S के बीच की दूरी तो हम क्या करेंगे, तो S वो मतलब कि जो हमारा OS है उसमें घटाएंगे किसको, OR, तब हमारा RS का वैल्यू निकलेगा। तो घटा देते हैं OS में वो R। तो देखिए OS मेरा कितना है, तो देखिए यहाँ OS मेरा कितना मान लिया है, x2 मान लिए हैं, x2। अब माइनस वो R हम कितना माने हैं, x1, तो यहाँ से यहाँ x1। तो जो हमारा RS है, जो हमारा यहाँ RS है मतलब कि यहाँ से यहाँ के जो बीच की दूरी होगा सो कितना है, x2 माइनस x1 होगा। तो यही जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, जो यहाँ का दूरी होगा, वही आपका यहाँ से यहाँ की दूरी होगा।
तो आपको क्या पता चलता है कि आर एस यहाँ कितना निकल गया, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आपका क्या हो जाएगा, पी टी का मान भी हो जाएगा उतना ही, एक्स टू माइनस एक्स वन, क्योंकि यहाँ माने हैं पी और टी, तो यहाँ लिखते हैं पी टी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, यही हो जाएगा। अब आपको ये भुजा जो है इसका तो आपका दूरी पता चल गया है। अब इस भुजा का आपको दूरी निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं, आप मान लिए हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, तो y2 है, और यहाँ के यहाँ से बीच की दूरी कितना है, तो y1 है। सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए Q और S के बीच की दूरी y2, तो यहाँ लिख दिए Q और S के बीच की दूरी कितना है, y2। उसी तरह से P और R की दूरी कितना लिए हैं, y1 माने हैं, तो P और R की दूरी कितना है, y1। जब हम जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो क्यू एस में जो हमारा टी एस है, टी एस की दूरी को हम जब घटा देंगे तब हमारा क्यू टी का मान निकल जाएगा। तो ये दोनों तो पैरेलल है, मतलब समांतर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो जितना होगा वही आपका टी और एस के बीच की दूरी होगा। तो आप P और R के बीच की दूरी कितना माने हैं, y1, और T और S के बीच की दूरी भी कितना हो जाएगा, तो वो उतना ही हो जाएगा जो इसका है, तो यहाँ हो जाएगा y1। तो जब हम इसका बीच की दूरी निकालेंगे तो उसमें इसके बीच की दूरी को घटा देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो हमारा PR है वही हमारा हो जाएगा TS की दूरी, तो कितना है, y1। तो जब हम क्यू टी का डिस्टेंस निकालेंगे तो किस में किसको घटाएंगे, तो हम क्यू एस में घटाएंगे किसको, टी एस की दूरी को, तब हमारा निकलेगा क्यू टी। तो अब क्यू एस हम कितना माने हैं, तो क्यू एस हम y2 माने हैं, तो यहाँ y2 हो जाएगा, माइनस टी एस मेरा कितना है, तो y1 हो जाएगा, तो यहाँ y1। मतलब कि क्यू टी का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो देखिए यहाँ से PT का जो दूरी है कितना निकल गया था, x2 माइनस x1, और यहाँ से यहाँ की दूरी अब कितना निकल गया, तो y2 माइनस y1। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय, अब देखिए आपका ये दोनों भुजा का तो दूरी पता चल गया, तो आप ये दोनों भुजा का, इसका भुजा का दूरी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए हम लागू करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, तो देखिए पी क्यू हमारा बड़ा सा भाग है, बड़ा भुजा है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर। तो हमारा पी टी का मतलब पी क्यू का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए पी टी स्क्वायर हमारा कितना हो गया, यहाँ से पी टी स्क्वायर तो मेरा हो गया था यहाँ x2 माइनस एक्स वन का, तो ये हो जाएगा पूरा होल स्क्वायर, प्लस क्यू टी का डिस्टेंस कितना निकल गया था, तो y2 माइनस y1, तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ हमारा पी क्यू स्क्वायर है, तो हमें पी क्यू का निकालना है। तो यहाँ पी क्यू बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह का जो हमारा रिलेशन निकला यहाँ से, जो पी क्यू, जब भी इसी से, यही फार्मूला है हमारा क्या चीज, दूरी सूत्र। अब जब भी हम कोई भी पॉइंट का, जो को भी हम बिंदु का, जब हम उसके दूरी निकालेंगे, जैसे कि यहाँ दो पॉइंट दिया था, कौन कौन सा, P और Q, तो P का कितना माने थे निर्देशांक, तो x1 और y1, और Q का कितना x2 और y2। उसी तरह से आपका दो बिंदु दे दिया रहेगा, जैसे ये दोनों बिंदु है, ठीक है, ये दोनों बिंदु है। अब यहाँ इसका निर्देशांक दे रखेगा, मान के चलिए 2 और 4, ठीक है, और ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक मान के चलिए -3 और 4 दे दिया है, ठीक है। अब इसको नाम दे देते हैं, इसको P और Q। अब इसके बीच की दूरी जब आपको निकालना होगा, तो इसमें डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। तो कैसे कीजिएगा, तो जो हम P का जो निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसको हम पहला वाला जो होगा इसको हम x1 मान लेंगे, और ये दूसरा जो होगा इसको हम y1 मान लेंगे।
इसका जो निर्देशांक पहला x वाला रहेगा तो इसको हम x2 मान लेंगे, और जो दूसरा वाला रहेगा इसको हम मान लेंगे y2। अब इसमें फॉर्मूला देखिए यहाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वही जैसा आपको जो x2 में जो चीज़ है और y2 में जो कुछ, मतलब कि जो ही हमारा यहाँ x2 में है, x1 में है, y2 में है, y1 में है, तो जो जो हमारे यहाँ मान रहेगा वही हम यहाँ पुट करेंगे और डायरेक्ट हम निकाल देंगे। तो जो हमारा मान होगा वही उन दोनों का बीच के डिस्टेंस होगा। तो यही है आपका दूरी सूत्र। जितना अभी तक आपको बताए इतना गहराई से, ये सारा लेक्चर आपका किस पर था? तो दूरी सूत्र पर था। आशा है कि आपको यह प्रोसेस पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप फिर से वीडियो को देखें और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं तो दूसरा बार नहीं तो तीसरा बार, आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं तो आशा कर रहा हूँ कि आपको पहला बार में ही पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इतना स्लो स्लो और इतना डीपली चीज़ों को बारंबार तरीकों से आपको बताया, तो आपको तो अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आपका दूरी सूत्र यही फॉर्मूला होगा। क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो पाइथागोरस प्रमेय से। जिस हिसाब से आप किसी दो बिंदु का डिस्टेंस, दूरी निकालते थे, बस वही चीज़ है, बशर्ते वहाँ पे मात्र एक ही होता था, क्योंकि वह कोई एक ही एक्सिस में रहता था। जैसे कि एक यहाँ दो पॉइंट रहता था, तो यहाँ पे आपका क्या रहता था? तो एक ही पॉइंट आता था। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ का मान जो होगा तो एक्स और जीरो होता था, तो आप यहाँ क्या लेते? एक्स ही लेते। और यहाँ जो होता था तो यहाँ क्या लेते थे? जीरो वाई। आप देखिए ना, यही इसी चीज़ को आप यहाँ पुट करके देखिए। अगर आपको जो पहले पाइथागोरस में कर रहे थे अगर वो नहीं आता है तो देखिए, आप अगर इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो देखिए, सबसे पहले इसको x1 और इसको x2, इसको ऐसे y1 और इसको y2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1, तो x2 ये हो गया और x1 ये हो गया, तो x माइनस जीरो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 इसको माने हैं, y1 इसको, तो जीरो माइनस y हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जीरो माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो देखिए, x में जीरो जाएगा तो x ही हो जाएगा, और x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए जीरो में y हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस वाई, और माइनस वाई का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सिंपल में वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट रह जाएगा। तो यही चीज़ तो आप निकालते थे, आप यही चीज़ ना पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे। मान के चलिए ए बी रहता था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये कैसे आया? तो देखिए इस हिसाब से सबसे बड़ी भुजा आपका कौन सा हो गया? और चलिए इसको हम बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया? ये दोनों आपका बड़ा भुजा हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं आप पाइथागोरस में? तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इसी तरह लिखते हैं ना, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब देखिए एक उदाहरण लेकर हम बताते हैं कि दूरी सूत्र का उपयोग कैसे हो रहा है। सो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण 1 है, इसमें बोल रहा है क्या बिंदु 3 2 -2 -3 और 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तीन बिंदु आपको दे दिया है, ठीक है। अब उसको बताना है कि क्या ये जो तीनों बिंदु है सो त्रिभुज बना रहा है, और बना रहा है तो किस तरह का त्रिभुज बना रहा है। तो मान के चलिए आपको एक त्रिभुज बना ही लेते हैं, हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको एक नाम दे देते हैं, यहाँ ए बी सी। तो यहाँ जो बिंदु होगा मान के चलिए शुरू वाला ही है 3 2, तो इसका निर्देशांक है 3 2, ठीक है। अब बी का निर्देशांक इसको मान लेते हैं, तो कितना है? -2 और -3, तो -2 और -3।
अब सी का निर्देशांक इसको मान लेते हैं 2 3, कितना है 2 3। अब यहाँ इसको चेक करेंगे कि आखिर यह त्रिभुज है ये, और अगर है भी तो किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहली बात, ये जो तीनों भुजा है, तीनों भुजाओं की अगर हम दूरी अगर पता कर लेते हैं तो उससे हम बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तो बोलेंगे समबाहु त्रिभुज है, और अगर दो भुजा बराबर होंगे तो बोलेंगे कि वह समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर एक भी त्रिभुज बराबर नहीं होंगे तो वैसे में हम बोलेंगे कि वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए सबसे पहले बात कि आपको सभी भुजाओं का दूरियां ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम सभी का दूरी ज्ञात करते हैं। तो किससे हम ज्ञात करेंगे, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम सभी भुजाओं का दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो किसका सबसे पहले निकालेंगे, तो ए बी का। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा फॉर्मूला दूरी सूत्र का। अब देखिए x2 और x1 आप पर डिपेंड करता है, आप किसको मानते हैं। आप इसको x1 मान सकते हैं या इसको x1 मान सकते हैं या फिर इसको x2 तो इसको x2, अब चाहे जिसको भी मान सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप इसको x1 मान रहे हैं तो इसको भी y1 मानना पड़ेगा, न कि इसको x1 और इसको y2 मान रहे हैं। 1 यहाँ मान रहे हैं तो इसको भी 1 ही मानना पड़ेगा, यहाँ 1 मान रहे हैं तो वहाँ 1 ही। समझ गए कैसे करना है। तो देखिए हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 की जगह में -2 है, तो बस सिंपल से इसको पुट करते जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक हम बना पाते हैं। देखिए x2 हमारा कितना है -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। x1 मेरा कितना है, x1 मेरा 3 है, तो यहाँ मेरा 3 हो जाएगा। अब वो दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है, अब y2 हम इसको माने हैं तो y2 कितना है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3, फिर यहाँ माइनस है इसलिए माइनस। अब y1 कितना माने हैं तो 2, तो 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से फिर अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेट कीजिए, -3 और -2 कितना हो जाएगा -5, और -5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, तो यहाँ जाएगा 25 प्लस। अब यहाँ पे देखिए -3 और -2, फिर यहाँ भी कितना हो गया -5, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तब प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे, BC का निकालेंगे तो फॉर्मूला तो फिर वही हो जाएगा। अब फॉर्मूला में देखिए x2, अब है कि इसको x1 और इसको x2, इसको y1 और इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 मेरा कौन हो गया 2 हो गया, तो यहाँ लिखते हैं 2 माइनस x1 -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, ये हो गया इतना। अब ये दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, अब देखेंगे y2 मेरा कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस। अब यहाँ देखिए y1, तो यहाँ -3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3। अब ये दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब कैलकुलेट कीजिएगा देखिए माइनस माइनस गुना होगा तो हो जाएगा प्लस, और 2 और 2 जुटेगा कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ बीच में प्लस। अब इसी तरह देखिए 3 माइनस माइनस गुना होगा यहाँ तो कितना हो जाएगा प्लस, और 3 और 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब उसी तरह अब ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 52। अब BC का निकल गया। अब किसको निकालना है, AC का दूरी। तो यहाँ देखते हैं AC का निकालेंगे तो उसी तरह अब इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 y1 और इसको y2। तो x2 में कितना है 3 और x1 में कितना है 2, तो 3 माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब y2 माइनस y1, तो y2 इसको मान लिया है, y1 इसको, तो इसमें इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो मेरा हो जाएगा, यहाँ से 3 में 2 गया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए -3 में 2 जाएगा तो जो हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर तो +1 ही देगा। अब जब ये दोनों जुटेगा तो यहाँ से हो जाएगा √2। अब देखिए सबसे बड़ा कौन आया है, तो यहाँ देखिए 52 है,
कितना है 52, यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 50 है। तो सबसे ज़्यादा ये है। तो एक हम चेक कर सकते हैं पाइथागोरस के अनुसार कि अगर BC का स्क्वायर ये दोनों भुजाओं के वर्ग के सम के अगर बराबर होता है तो हम वैसे में हम बोलेंगे कि वह त्रिभुज है। सब क्या चीज़ है, समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए पहले हम निकाल के देख लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं इसका मान। तो BC कितना आया था मेरा 52 आया था। तो यहाँ अंडर रूट 52 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अब AB का स्क्वायर। तो AB यहाँ कितना है 50 है। तो यहाँ अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर, फिर प्लस AC का स्क्वायर। तो AC हमारे कितना है माइनस, मतलब कि अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे, चलिए पहले हल करते हैं। तो यहाँ देखिए स्क्वायर और रूट दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या 52 सिर्फ। अब देखिए अंडर रूट 50 को जब स्क्वायर कीजिएगा तो अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ भी बचेगा 50 और प्लस यहाँ अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2। तो यहाँ से 52 और इधर भी हो गया 52, मतलब कि दोनों तरफ बराबर है। तो यहाँ आपका कौन सा चीज़ प्रयोग हो रहा है, तो देखिए ये हमारा कौन सा कथन प्रयोग हुआ, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ कि ये जो हमारा बड़ा भुजा है, तो यहाँ बड़ा भुजा कौन हो गया BC। ये जो हमारा BC है सो सबसे बड़ा भुजा है और ये दोनों इससे छोटा है। तो ये दोनों भुजाओं का वर्ग के सम करने पर, मतलब जोड़ने पर योग ये दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो जाता है इस भुजाओं के वर्ग। आपका देखिए छठा चैप्टर में आपका एक प्रमेय हुआ है 6.9, उसमें क्या बोला है सो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब वही बोल रहा है कि देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण हो। तो देखिए वही चीज यहाँ भी लागू हो रहा है। देखिए पहली भुजा का स्क्वायर किसी अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए आप यहाँ तो सिद्ध करके दोनों को इक्वल करके दिखा दिए कि सही बात है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसे आप प्रूव कर दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के अनुसार बोला गया है कि जो आपका पहला भुजा होता है, पहला भुजा किसको मान लेंगे, जो हमारा बड़ा भुजा है, तो इसका जो संगत कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा कोण A 90 डिग्री हो गया। और आप तो जानते हैं कि जिस भी त्रिभुज में आपका 90 डिग्री का कोण बनता है तो वह त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज हो जाता है, तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ लिखे हैं, अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें ज्ञात होता है कि कोण A इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इसलिए ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों आज की जो कहानी है सो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियो में आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आपकी कोई भी टॉपिक में परेशानी नहीं हुई होगी। और दोस्तों अगर आपको कहीं परेशानी हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उस परेशानी से बाहर निकाल सकूं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ अभी तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।